ठीक है भी, टेंशन टी ए पे इस तरफ लगेगी, बी पे इस तरफ लगेगी। एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगी, ये समझ आ गई भी आपको। एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, बी की नीचे होगी और ए की लेफ्ट साइड पे होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बी नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस ए लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है भी, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सेम टाइम में, तो फिर एक्सेलरेशन भी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम सपोज ए का एफबीडी बनाते हैं भी, ए का, तो मान लो जैसे ये जो ये ऑब्जेक्ट ए है, इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो भी टेंशन टी होगी इस तरफ, ये टेंशन टी लगेगी एंगल 45 डिग्री पे। एक इसका वेट हो गया भी अपना, और एक इस पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा भी, देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे कांटेक्ट में है ना भी ये जो रिंग है, रिंग के साथ ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा इसके ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स मान लेते हैं से N1, और इसमें एक्सेलरेशन है इस तरफ। सो दिस इज एफबीडी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब इसकी इक्वेशन लिखो भी, तो उसके पहले टी के कंपोनेंट कर लो। तो टी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कोस 45, और इस तरफ आएगा टी साइन 45। अब जरा इसकी इक्वेशन लिखो भी, इक्वेशन क्या आएगी। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पे फोर्स है टी कोस 45 और एक्सेलरेशन है ए, तो फिर अप्लाई एफ इक्वल टू एम में, तो फोर्स हो गया टी कोस 45 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भी, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो N1 ऊपर की तरफ लग रहा है और बाकी दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो इक्वेशन आएगी N1 इक्वल टू mg प्लस टी साइन 45। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ ए। अब सेम तरीके से भी आप बी का एफबीडी बनाओ और उसकी इक्वेशन लिख के बताओ क्या इक्वेशन आएंगी। सो डू इट योर सेल्फ। तो बी का डायग्राम ये बन जाएगा भी ऐसे। तो बी पे एक तो टेंशन टी ऐसे आ जाएगी भी, एक इसका अपना वेट आ जाएगा, और इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा भी, इस तरफ आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है ना भी, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो मान लो ये N2 है, और एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, दिस एंगल इज 45। तो कंपोनेंट्स कर लो भी, ठीक है, तो टी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस 45, और इस तरफ आएगा टी साइन 45। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हो
तो वर्टिकल में नेट फोर्स है mg माइनस टी साइन 45 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n2 फोर्स लेफ्ट की तरफ है और t cos 45 राइट की तरफ है, दोनों बैलेंस कर जाएंगे। तो n2 इज इक्वल टू t cos 45। अब यही क्वेश्चन लिखिए आपने भी। अब ये वाली क्वेश्चन आई थी आपकी। हेलो, मतलब 1 और 3 को सॉल्व कर लोगे, सेकंड और फोर्थ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो 1 और 3 से आंसर आ जाएगा भी आपका। ठीक है, अगर आप 1 माइनस या 3 - 1 कर दो अगर, तो फिर वहां से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है इसका भी? सर डी एम जी अपॉन रूट 2। हम्म, तो mg/√2 ये आंसर आ जाएगा भी इसका। ठीक है, चलो ठीक है भी। इसके बाद आप देखो भी, क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरा भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपने केवल सोच के बताना है कैसे होगा क्या होगा। हाँ जी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को भी? हाँ जी, देखो इसमें क्या दे रखा है अभी, वेज ए इज फिक्स्ड। मतलब जो वेज ए है ये तो फिक्स्ड है, इट कैन नॉट मूव एंड ए मास m इज हेल्ड स्टेशनरी ऑन इट। अभी हमने इस मास m को पकड़ा हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है, और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है मास स्मॉल m का। ठीक है, हमने अब क्या किया, मास कैपिटल M इज रिलीज्ड, देन पाथ ऑफ स्मॉल m विल बी ऑफ व्हाट काइंड। तो देखो जैसे ही हम कैपिटल M को रिलीज करेंगे तो इस पे एक फोर्स, सॉरी, ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी तो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, और फिर मान लो कुछ टाइम बाद ये वेज, सॉरी, जो ये कैपिटल M वाला ब्लॉक है, ये मान लो यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, अभी तो ये मान लो जो कैपिटल M है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर हम स्मॉल m का एफबीडी बनाएंगे, स्मॉल m का एफबीडी बनाए अगर हम, तो स्मॉल m पे क्या क्या फोर्स लगेंगे? तो स्मॉल m पे एक तो इसका अपना वेट लगेगा नीचे, और एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा अभी कैपिटल M से। इसमें लिखा है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा इस पे, तो केवल ये दो ही फोर्स लगेंगे। ठीक है भी,
एक मिनट भी, ये पता नहीं कैसे मैसेज आ रही हैं। हाँ जी ठीक है भी, तो जो ये ब्लॉक है स्मॉल एम वाला, इस पे केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स लगेंगे, एम जी और नॉर्मल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं है, तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इट विल बी डिस्प्लेस्ड ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो फिर जब ये कैपिटल एम यहाँ पे आ जाएगा, तो स्मॉल एम जो है वो यहाँ पे होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो स्मॉल एम यहाँ पे होगा उस टाइम। तो बेसिकली जो स्मॉल एम है वो वर्टिकली नीचे आएगा अभी, ठीक है। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। तो ये आंसर आएगा इसका। हाँ जी, समझ आ गई भी। हेलो, अब ये कंसेप्ट दोबारा क्लियर है। समझाना सर, कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, तो कंसेप्ट समझ आ गया भी, ये क्या भी समझ कंसेप्ट नहीं है। आया सर, एक बार दोबारा बताना। अच्छा, हाँ ठीक है भी। फोर्स होता है डीपी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट करके फोर्स आ जाएगी, और फिर देख लेंगे कि भाई, तो फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगी। तो फोर्स कितना आएगा, डीपी अपॉन डी टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है भी, तो 4 cos टी आई कैप, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये फोर्स आ गया अभी, ठीक है। तो आप पूछे कि मोमेंटम और फोर्स में एंगल कितना होगा बेसिकली, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है अभी, पी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पैरेलल टू एफ। सेकंड है पी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी सही। ऐसा क्यों भी, क्योंकि अगर आप पी डॉट एफ निकालो तो वो जीरो आएगा भी। अगर आप पी डॉट एफ निकालो तो जीरो आएगा। एंड जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सी देख लेते हैं, सी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी चेंजेस विद टाइम। तो पी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भी, तो पी का मैग्नीट्यूड आएगा √4 sin t का स्क्वायर +4 cos t का स्क्वायर। तो ये 4 के बराबर ही आ जाएगा, एंड विच इज ए कांस्टेंट। तो फिर सी वाला गलत हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है भी। इसके बाद भाई आप देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया। Let's see how to do this question. A uniform rope of length L resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F. What is the tension
of the rope at a distance L from the other end। मतलब कि ये रोड है अभी हमारे पास, रोड या कोई रोप है जैसे, जिसकी टोटल लेंथ है कैपिटल L, इसका मास मान लो भी m है टोटल। इसको हम एक एंड से ऐसे पुल कर रहे हैं फोर्स F से। तो पूछा ये है कि भाई कोई अगर सेक्शन हम यहाँ पे लें at a distance of small l from the other end, तो फिर यहाँ पे टेंशन कितनी होगी इस पॉइंट पे। तो व्हाट इज टेंशन एट दिस सेक्शन। तो देखो इसके लिए अगर हम पहले ये निकाल लें कि इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन होगी फोर्स अपॉन मास। और फिर अगर हम इस रॉक के दो पार्ट्स कर दें एक बार, मान लो ये पार्ट 1, इस पार्ट का मास मान लो m1 है, और ये पार्ट 2, इस पार्ट का मास मान लो m2 है, और फिर इनका अलग अलग एफबीडी बनाएं। तो मान लो ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1, तो इनके मासेस कितने कितने होंगे भी। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ है L माइनस L। तो मास वी कैन फाइंड बाय यूनिटरी मेथड, कि जैसे मान लो अगर हमने m2 का मास निकालना है, तो लेंथ L का मास m है, 1 का कितना हो जाएगा m अपॉन L, तो फिर लेंथ स्मॉल l का कितना हो जाएगा m अपॉन L इंटू L, तो ये m2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड m1, तो m1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी L माइनस L। ठीक है भी, तो ये मैसेज आ गए। बेसिकली जो ये m अपॉन L है भी, m अपॉन L, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी से लैम्डा, यानी मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर। तो फिर m2 आ जाएगा लैम्डा इंटू L, और m1 आ जाएगा लैम्डा इंटू L माइनस L। ठीक है, और इन पे फोर्सेस दिखाओगी। तो जो टेंशन होगी यहाँ पे से इस सेक्शन पे, तो वो टेंशन पार्ट 1 पे इस तरफ लगेगी और पार्ट 2 पे इस तरफ लगेगी। एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम ही होगी। इसके अलावा पार्ट 1 पे एक फोर्स F भी लग रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी एक की इक्वेशन लिख लो, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम सपोज पार्ट 2 की इक्वेशन लिखें, तो पार्ट 2 की इक्वेशन आएगी, तो पार्ट 2 पे एक ही फोर्स है टेंशन का, मास m2, एक्सेलरेशन a, तो t इक्वल टू m2a। तो m2 की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। या पार्ट 1 से अगर निकालना है, तो पार्ट 1 पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस टी इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। तो अभी m1 की वैल्यू पुट करो और a की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से भी t आ जाएगा आपका। ठीक है भी, तो दोनों में से किसी भी पार्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। अभी कर लोगे इसको।
अब ये पेज नंबर 25 पे है, जो मैंने आपको बाद में असाइनमेंट भेजी है ना, भी उसमें है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो भी कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। Two monkeys are climbing a string which passes over a fixed and frictionless pulley. The masses of the monkeys are shown. If acceleration of 5 kg monkey is 2 meter per second square in upward direction. तो 20 वाले मंकी की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, सपोज a1 which is 2। तो फिर इस मंकी की एक्सेलरेशन बतानी है 10 kg वाले की कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो स्ट्रिंग में टेंशन अगर टी है भी इसमें, तो टेंशन टी दोनों तरफ सेम होगी, और वो टेंशन टी दोनों मंकीज पे ऊपर की तरफ लगेगी, पुली पे नीचे लगेगी बट मंकीज पे ऊपर लगेगी। तो अगर 5 kg मंकी की इक्वेशन लिखो, इसका वेट भी आएगा नीचे 5g। तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन 5 kg मंकी? तो नेट फोर्स हो जाएगा t माइनस 5g। तो नेट फोर्स इज t माइनस 5g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 5 kg है और एक्सेलरेशन 2 है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी भाई 60, ठीक है। g की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो t आ जाएगा 60। अब 10 kg का देखो, अगर आप 10 kg मंकी का डायग्राम देखो, मान लो 10 kg मंकी है ये, तो इस पे एक टेंशन टी लगेगी ऊपर और एक इसका वेट अपना mg। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है भी, टेंशन ज्यादा है या इसका वेट ज्यादा है? टेंशन तो है 60 न्यूटन और इसका वेट होगा 10g। 10g यानी 100 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है भी? तो इसका वेट ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे नेट फोर्स इस मंकी पे नीचे की तरफ है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। और क्या इक्वेशन आएगी, नेट फोर्स होगा 100 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी की वैल्यू पुट कर दो भी 60 यहाँ पे, तो ए टू की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। हाँ भी समझ आ गई है, ठीक है। Now, Yes, sir. now try next question. देखो, in the figure, two monkeys of masses 5 and 10 kg and a block of mass 5 kg are shown. Initially, the whole system is at rest. All of a sudden, 10 kg monkey starts moving with acceleration of 5। यानी जो 10 kg वाला मंकी है अभी वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 5 से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर 10 kg मंकी का डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो 10 kg मंकी है इस पे टेंशन T1 ऊपर लगेगी और इसका वेट 10g नीचे होगा। तो क्या इक्वेशन आएगी भी, तो नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस 10g।
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन। ये T1 आ गया, ठीक है भी। फिर आगे क्या लिखा है भी, and 5 kg monkey also with some acceleration which is not known। तो 5 kg monkey की acceleration हमें नहीं पता किस तरफ है, but it is known that tension T2 becomes 90 Newton। तो the tension T2 है वो 90 न्यूटन है अभी। तो टेंशन T2 मंकी पे नीचे लगेगी और 5 kg ब्लॉक पे ऊपर लगेगी। और अगर हम 5 kg मंकी का डायग्राम बनाएं तो इस पे क्या क्या फोर्स आएंगे भी, टेंशन T1 ऊपर, टेंशन T2 नीचे, और इसका वेट 5G। तो इस पे भी नेट फोर्स किस तरफ ज्यादा बनेगा, जैसे ऊपर T1 है 150 न्यूटन, नीचे T2 90 है और वेट 5G 50 है, तो T1 ज्यादा हो जाएगा दोनों से। तो फिर इसका एक्सेलरेशन 5 kg मंकी का ऊपर की तरफ होना चाहिए, सपोज A1। तो अगर 5 kg मंकी की इक्वेशन लिखो तो नेट फोर्स आएगा T1 माइनस 5G माइनस T2 इक्वल टू मास into acceleration। So find the value of A1 from here। T1 is 150, T2 is 90। तो यहाँ से A1 आ जाएगा कि 2। अब 5 kg जो ब्लॉक है इसकी भी एक्सेलरेशन निकाल लो। इसकी एक्सेलरेशन मान लो A2 है ऊपर की तरफ, तो इस पर क्या क्या फोर्स आएंगे, एक तो T2 आएगा भी ऊपर की तरफ, और एक इसका अपना वेट आएगा 5G। तो नेट फोर्स हो जाएगा T2 माइनस 5G इक्वल टू 5A2। तो T2 90 है भी, तो A2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भी A2। हाँ जी, अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो 5 kg की एक्सेलरेशन ऊपर A2 है और मंकी की ऊपर A1 है। तो एज द टाइम पासेस द मंकी ऑफ मास 5 kg एंड ब्लॉक। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है भी, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों पास आएंगे या दूर जाएंगे एक दूसरे से, ये बताना भी है। हाँ जी बताओ भी। देखो 5 kg की एक्सेलरेशन ज्यादा है ऊपर की तरफ और मंकी की एक्सेलरेशन कम है, A2 इज ग्रेटर देन A1। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम जो 5 kg ब्लॉक है वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ये मंकी भी ऊपर जाएगा लेकिन 5 kg ब्लॉक ज्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो वो कम होगा टाइम के साथ भी। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा क्योंकि 5 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऊपर ज्यादा है मंकी से। ठीक है भी, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा कम क्लोजर। ठीक है भी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी। अभी समझ आ गई सभी को। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी अगर मान लो
पुली ए की एक्सेलरेशन हम ऊपर मान लें a1 और सी की नीचे मान लें a2। पुली बी तो फिक्स है, तो पहले आप ये बताओ भी a1 और a2 में क्या रिलेशन होगी आपस में कंस्ट्रेंट लगा के, जैसे हम करते थे कि मान लो लेंथ L1 है, ये वाली लेंथ L2 है, ये L3 है, ये L4 है। देखो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर ये पुली ए के ऊपर से जा रही है, फिर बी के ऊपर से जा रही है, फिर सी के ऊपर से, और यहाँ पे आके खत्म हो रही है। तो एक स्ट्रिंग है भी ये पूरी, और इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तो टोटल लेंथ इसकी सेम रहेगी। तो फिर A1 A2 में क्या रिलेशन होगी ये बताओ जरा। A1 A2 में क्या रिलेशन होगी पहले ये बताओ जरा अभी। चलो देख लेते हैं इसको एक बारी कैसे करेंगे। मान लो पुली ए का डिस्प्लेसमेंट ऊपर x1 है और पुली सी का नीचे x2 है, तो लेंथ L1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी। लेंथ L1 कितनी कम ज्यादा हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। तो लेंथ L1 जो है वो x1 डिक्रीज कर जाएगी। अगर पुली ए ऊपर जाती है तो लेंथ L1 x1 डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर माइनस x1 हो जाएगा। और लेंथ L2 भी x1 डिक्रीज कर जाएगी अगर पुली ए ऊपर जाती है। बी तो फिक्स है भी, जो लेंथ L2 है वो पुली ए और बी के बीच का लेंथ है। तो पुली ए अगर ऊपर जाती है डिस्टेंस x1, तो लेंथ L2 भी x1 कम हो जाएगी, तो माइनस x1। और जो L3 डिस्टेंस है वो पुली बी और सी के बीच का है। बी तो फिक्स है, और अगर सी नीचे आती है डिस्टेंस x2, तो लेंथ L3 x2 बढ़ जाएगी, तो प्लस x2। हाँ जी, व्हाट अबाउट लेंथ L4, L4 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, L4 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी। देखो L4 लेंथ है ए और सी के बीच की, पुली ए और पुली सी के बीच की लेंथ है। तो अगर पुली ए ऊपर जाती है तो लेंथ L4 बढ़ेगी, पुली सी नीचे आती है तो भी लेंथ L4 बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, x1 प्लस x2। ठीक है भी, तो फिर आ जाएगा x1 प्लस x2 एंड टोटल चेंज शुड बी 0। तो यहां से भी x1 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x2, यानी a1 इज ट्वाइस ऑफ a2। अभी ऐसे ही करा भी आपने। हेलो, उसके बाद इनका एबीडी बनाओ पुली ए और सी का। तो इसमें लिखा है कि जो पुली ए और बी वो तो मासलेस हैं, लेकिन सी का मास है m। अगर हम पुली सी का डायग्राम बनाएं पहले, स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो, तो टेंशन स्ट्रिंग में हर जगह सेम ही होगी। अगर एक स्ट्रिंग होती है अभी तो टेंशन हर जगह सेम होगी। तो टेंशन यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे T ऐसे लगेगी। तो पुली सी पे ये दो टेंशन ऊपर की तरफ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से।
और इसका वेट mg नीचे की तरफ, और इसमें एक्सेलरेशन a2 है। तो क्या इक्वेशन आएगी? तो नेट फोर्स आएगा mg माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिर पुल ए का डायग्राम बनाओ अगर, तो पुल ए पे दो टेंशन यहां से लग रही है ऊपर, और एक टेंशन नीचे लग रही है टी। और अगर इक्वेशन लिखेंगे हम एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स हो जाएगा 2t माइनस टी। बट इसका मास तो जीरो है भी, तो मास अगर जीरो है तो फिर ये साइड जीरो आ जाएगी। एम को जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो, और फिर टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो टी तो जीरो हो गया भी, तो फिर एम से एम कट जाएगा, तो ए टू कितना आ जाएगा? तो ए टू जी के बराबर आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ पुली सी इज a2 which is equal to g downwards and tension in the string is zero। तो फिर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, अभी समझ आ गई है सभी को? ये क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, इसमें फ्रिक्शन वगैरह के भी क्वेश्चन है। तो अभी जो मैंने करवा दिया बस वही अच्छी तरह से कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है भी, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करना जरा। कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 and 5। So do try these questions before next class। ये क्वेश्चन 4 का फिगर है, ये क्वेश्चन 5 का फिगर है। ठीक है भी, अगर आप ये कर लेते हो इसका मतलब आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगी। ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 31 पे अभी। ठीक है, तो चलो ठीक है भी, आज इतना ही करते हैं, बाकी आप अपना पेंडिंग काम कर लो पहले कंप्लीट, और परसों क्लास में आपका टेस्ट होगा अभी। ठीक है, चलो ठीक है भी, और कुछ पूछना है तो बताओ। एंड सी की भी नीचे। इसके बाद भी सर A1 हो गया G माइनस टी। अच्छा, नहीं पहले ये निकालो A1 A2 A3 में रिलेशन क्या आएगी, वो इक्वेशन तो जरूर लिख देंगे हम। यही नहीं निकला, यही नहीं निकला। तो यही तो मेन चीज है इसमें। तो सिखाया तो वो आपको भी, L1 L2 L3 L4 मान के, उससे करो भी। ओके सर। ये कोशिश करो ना तभी तो आएगा, जब कोशिश ही नहीं करो तो कैसे आएगा? तो ये यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, इन पुलियों के ऊपर से जाके और यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है पूरी। तो डिफरेंट पार्ट्स की लेंथ मान लो L1 L2 L3 L4 L5 L6, और ये डिस्प्लेसमेंट से एक बारी A1 A2 A3 इनकी जगह में डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 x2 x3 ऐसे मान लो। तो अब बताओ भी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अब लेंथ L1 पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी,
लेंथ L1 कितनी कम ज्यादा होगी भी? बताओ भी। हाँ जी बोलो भी, कोई तो बोलो। हाँ जी, लेंथ L1 L2 L3 इन पे क्या फर्क पड़ेगा भी? हाँ जी दिनाक्ष। सर हम्म। आपने वीडियोस देख ली तीनों? यस सर। तो वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं ना भी? हाँ जी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है करना। हम्म। तो सिंपल है तो यार, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो आपको वीडियोस में जो आपने सीखा वो भी याद नहीं है? हम्म। नहीं सर, ये मतलब मेरे को थ्योरेटिकल तो आ गया समझ, लेकिन वो हम्म। लिखने में नहीं आ रहा। है? लिखने में नहीं समझ आ रहा, वैसे थ्योरी तो समझ आ गई। नहीं समझा नहीं मैं, लिखने में समझ आ गया, थ्योरी में? सर मतलब जो थ्योरी थी उस चीज की समझ आ गई, लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मुश्किल लगता है। अच्छा। नहीं अभी मैं सिर्फ सिर्फ आपसे L1 का पूछ रहा हूँ भी। L1 जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब ये डिस्प्लेसमेंट हमने जो मानी है x1 x2 x3, जब ये हो जाएंगी तो लेंथ L1 पे क्या डिफरेंट वो पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? हम्म। कितनी कम हो जाएगी, कितनी ज्यादा हो जाएगी, यही तो बताना है इसमें भी। या तो फिर क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करोगे, जो वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं ना, उनको एक बार खुद से सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को। हम्म। यस सर। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ के देखूं जो वीडियो में सॉल्व किया हुआ है? सर मैं यही ट्राई कर लेता हूँ, मेरे को 2 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। चलो कर लो ट्राई, कोई थोड़ा रिवाइज कर लो एक बारी, कैसे किया था, फिर ट्राई कर लो। तो लेंथ L1 x2 बढ़ जाएगी, ठीक है? सर L2 के साथ आपने क्या दिया हुआ है? L2 के साथ? सर जैसे L1 के साथ X2 दिया हुआ था, L2 के साथ क्या है? X1। बस ये पुली नहीं, ये पुली दे रखी है कि ये जो पुली ए है ये A उसका हो गया। डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ नीचे की तरफ। सर X1 से इंक्रीज हुआ ये भी। हाँ, ये x1 से इंक्रीज होगा। तो L1 x2 लेंथ, L1 जो है वो x2 बढ़ जाएगी, L2 x1 बढ़ जाएगी, ठीक है? और L3? L3 भी X1 ही बढ़ेगी। L3 भी x1 बढ़ जाएगी, ठीक है? व्हाट अबाउट L4? सर ये X3 से बढ़ जाएगी। हाँ ये x3 बढ़ जाएगी, ठीक है? व्हाट अबाउट L5? L5 लेंथ है पुली ए और बी के बीच की। पुली ए नीचे आ रही है, डिस्टेंस x1। X2 माइनस X1। हाँ पुली बी नीचे आ रही है x2, हाँ। तो पुली बी के नीचे आने से लेंथ बढ़ेगी L5, x2 बढ़ेगी, और पुली ए के नीचे आने से कम होगी और x1 कम होगी। तो फिर टोटल चेंज होगा x2 माइनस x1, ठीक है जी? एंड व्हाट अबाउट L6?
सर L6 भी क्या कहते हैं होगा x2 माइनस x3 हाँ जी, x3 माइनस x2। हाँ x3 बढ़ेगी और x2 कम होगी। यस सर, x3 माइनस x2। हाँ ठीक है, गुड। टोटल चेंज 0 हो गया। सर 2x3 प्लस x1 प्लस x2 आ गया। इसमें एक x2 कट जाएगा और एक x1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। और फिर यहाँ से यही रिलेशन एक्सेलरेशन में आएगी, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हर एक पुली का मास कितना दिया था अभी, 1 kg। तो अब हर पुली का बीडी बनाओ और इक्वेशन लिखो। जैसे पुली सी की बात करें तो इसका वेट mg लगेगा नीचे, m की वैल्यू 1 kg है, और टेंशन t। तो क्या इक्वेशन आएगी भाई, तो नेट फोर्स होगा mg माइनस 2t। तो पुली सी के लिए इक्वेशन आएगी mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू a3। फिर पुली बी के लिए भी, तो पुली बी का एक तो खुद का वेट होगा mg नीचे, एक टेंशन होगी नीचे, और दो टेंशन ऊपर होंगी यहाँ से। तो फिर नेट फोर्स आएगा mg प्लस t माइनस 2t, mg प्लस t माइनस 2t इक्वल टू m इंटू a2। और पुली ए की भी यही इक्वेशन आएगी, इस पे भी सेम फोर्स लग रहे हैं, देखो mg नीचे है, टेंशन t नीचे है, और दो टेंशन ऊपर है। तो पुली ए की इक्वेशन भी सेम आएगी, तो mg प्लस t माइनस 2t इक्वल टू m a1। तो फिर यहाँ से a1 और a2 इक्वल आ जाएंगे अभी। ठीक है, जैसे चार इक्वेशन आ गई, तो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ से a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा। अभी कर लोगे आगे, इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशंस को। A2 आया 10/3 हम्म, एंड A3 आया -10/3। a3 पूछा है ना क्वेश्चन में, लोअर मोस्ट पुली। यस सर, -10/3 आया। हाँ ठीक है, g/3 अपवर्ड माइनस आ रहा है ना अभी आपका, तो माइनस का मतलब है जो डायरेक्शन हमने मानी उससे अपोजिट। ठीक है, हमने नीचे मानी है तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ऊपर हो जाएगी। चलो भाई, आप क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो भी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो चलो। T1 नीचे को जा रही है, उतनी ऊपर को आ रही है। बीसी में, यस सर। बीसी में टेंशन कितनी मानी, T1। यस सर। तो ऐसे रख देगी T1।
सर CD के अंदर T2। यहाँ T2 मान लो, ठीक है। सर अब भेज देता हूँ आपको। और नीचे mg हो जाएगा भी। सर इसको T3 या T1 ये डैश। mg ले लो, mg ले लो नीचे। इसका वेट के बराबर होगी ना टेंशन यहाँ तो। यस सर। तो नीचे mg ले लो। तो अगर आप पॉइंट सी का डायग्राम बनाते हो, इस तरफ T2, इस तरफ T1, तो T1 T2 दोनों सेम ही हो जाएंगे भाई। यस सर। एंड सर हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट साइड पे होगा T1 साइन बीटा हम्म। एंड राइट में होगा T2 साइन बीटा। क्योंकि देखो ये एंगल बीटा होगा, ये एंगल बीटा है, ये भी बीटा है। तो T1 का ऊपर कंपोनेंट होएगा T1 cos बीटा, और इस तरफ होएगा T1 sin बीटा। ऐसे करा भी। यस सर। T2 का इस तरफ T2 cos बीटा, और इस तरफ T2 sin बीटा। अगर हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करो फोर्सेस को, तो हॉरिजॉन्टल में T1 sin बीटा इज इक्वल टू T2 sin बीटा, ये इक्वेशन आएगी। T1 T2 के इक्वल आ गया सर। हाँ, sin बीटा कैंसिल हो गया, तो T1 इक्वल टू T2 आ गया। ये तो एंड देखो पहले भी हमने बता, पहले भी दिख ही रहा था, ये एंगल अगर सेम है तो टेंशन भी सेम होगी, ठीक है। सर वर्टिकल के अंदर मेरी इक्वेशन आई cos बीटा कॉमन T1 प्लस T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। हाँ, T1 cos बीटा प्लस T2 cos बीटा इक्वल टू mg, ये आ जाएगा ना। यस सर। बट जो T2 है वो T1 के बराबर ही है, तो फिर हो जाएगा 2T1 cos बीटा, ये भी T1 ही हो गया ना T2। तो T1 cos बीटा प्लस T1 cos बीटा कितना हो जाएगा, 2T1 cos बीटा इक्वल टू mg। और cos बीटा यहाँ से निकाल लो भी, tan बीटा दिया होगा आपको। सर वो 5/13 आ गया। हाँ, तो बस यहाँ cos बीटा की वैल्यू पुट कर दो 5/13, तो T1 आ जाएगा भी यहाँ से, ठीक है। कर लोगे भी। सर बी ऑप्शन आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये कैसे करोगे देखो। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या टेंशन होगी। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये वाला ग्राफ है भी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो vt ग्राफ का स्लोप हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है, इसका स्लोप कितना आएगा भी इस ग्राफ का, tan थीटा। तो इसका स्लोप आएगा 3.6/2, यानी 1.8, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन आ गई 1.8, और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। तो ये इसमें पूछा कि द टेंशन इन द रोप, जैसे कोई लिफ्ट है मान लो भी, तो लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए यहाँ पे रोप लगी होती है। तो इसमें टेंशन पूछिए कितनी होगी इस रोप के अंदर। तो एक्सेलरेशन ए हमारे पास आ गई है 1.8, और जो टोटल वेट है लिफ्ट का इंक्लूडिंग दी पैसेंजर्स
दैट इज 1500 kg। तो क्या इक्वेशन आएगी, टी माइनस 1500 g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी, तो आपका ए आंसर आ जाएगा भी यहाँ से। ठीक है, फिर पूछा भी नेक्स्ट पार्ट में, इन द अबव क्वेश्चन द टेंशन इन द रॉक विल बी लीस्ट। तो टेंशन कम से कम किस टाइम पे होगी भी। तो देखो 0 से 2 सेकंड में तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है भी, तो फिर जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी तो टेंशन जैसे यहाँ पे आएगी 1500 इंटू जी प्लस ए, और 2 से 10 सेकंड के बीच स्पीड कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी, तो ए को 0 पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी 1500 जी 2 से 10 सेकंड के बीच। और 10 से 12 सेकंड के बीच स्पीड कम हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा भी यहाँ पे, तो टेंशन क्या हो जाएगी फिर, तो टेंशन हो जाएगी 1500 इंटू जी माइनस ए। तो फिर ऑब्वियसली टेंशन विल बी लीस्ट बिटवीन टाइम इंटरवल 10 to 12 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेकेंड। ठीक है, तो जिस टाइम पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी उस टाइम पे टेंशन कम होगी। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो तो टेंशन एम जी प्लस ए हो जाती है, स्पीड कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 हो तो फिर टेंशन एम जी होगी, नीचे की तरफ हो तो फिर टेंशन एम इंटू जी माइनस ए हो जाती है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे कैसे करोगे। स्ट्रिंग्स में सर उसको टी एज्यूम करा, और फिर सर जो मैंने कैपिटल एम जी को सर 2t के इक्वल रख दिया। अच्छा, टेंशन टी इस पे ऐसे लगेगी। यस सर। और सर मैंने जूम करा कि जो मास M1 है सर वो नीचे को जाएगा और मास M2 ऊपर को जाएगा। तो फिर सर उससे दोनों की नेट फोर्स की जो FBD से आंसर आया सर, नेट फोर्स की इक्वेशन आई सर, उससे मैंने उन दोनों की टी टी जो टेंशन थी उसमें रिलेशन ले लिया M1 और M2 में। बेसिकली जो ये एम है ये तो रेस्ट पे है, एम तो रेस्ट पे है ना भी है। हेलो, यस सर। तो एम रेस्ट पे है तो फिर इसमें तो एक्सेलरेशन 0 होगी, तो इस पे तो फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे, यानी 2t इक्वल टू एम जी। ठीक है अभी, ये तो आपकी ठीक है इक्वेशन। तो इसके लिए 2t इक्वल टू एम जी आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने m1 को नीचे मान लिया, तो m1 की एक्सेलरेशन अगर a मान लो तो फिर m2 की भी a होगी ऊपर की तरफ भी। ये बात समझ आई भी आपको, क्योंकि देखो m तो रेस्ट पे है, तो अगर ये लेंथ हम मान लें L1, ये लेंथ L2, ये लेंथ L3, ये लेंथ L4, तो लेंथ L2 और L3 ये तो सेम ही रहेंगे ना। अगर m रेस्ट पे है तो लेंथ L2 L3 सेम ही रहेंगी, और फिर जितनी लेंथ L1 बढ़ेगी उतनी L2 कम हो, उतनी L4 कम होगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट m1 का नीचे होगा वही डिस्प्लेसमेंट m2 का ऊपर होगा, तो फिर एक्सेलरेशन दोनों की सेम हो जाएगी। कैसे करा अभी। यस सर। फिर सर मैंने M1 और M2 की FBD से नेट फोर्स को से दोनों की इक्वेशन आ गई टी में, और फिर सर दोनों फिर उनसे ना टी की इक्वेशन ले आया मैं M1 और M2 में, और फिर सर दोनों को इक्वल रख के सर ये आंसर आ गया।
हाँ, तो ये m1 की इक्वेशन आ जाएगी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 है, और m2 की आ जाएगी t माइनस m2g इक्वल टू m2 है। बस अब तीनों को सॉल्व कर लो भी। मतलब पहले t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, से a भी कट जाएगा। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा भी एक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन आप बताना कैसे करोगे। मान लो ये जो स्फीयर है, ये इसका एबीडी बनाया अगर हम, ये क्यूब है भी, है ना। द क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस। तो क्यूब के साथ साथ फिर ये स्फीयर भी मूव कर रहा होगा, तो फिर स्फीयर की वेलोसिटी भी यही हो जाएगी, 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी dv अपॉन dt। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, 2t का 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करा अभी। लिए एक्स और वाई में, और फिर सर मैंने जो वो ए वाई के था सर, उसको मैंने ऐसे इक्वेट कर दिया, एम इंटू ए वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एम जी। अच्छा ठीक है। देखो जो ये स्फीयर है वो यहाँ पे कांटेक्ट में है, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट में है अभी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिर जो क्यूब का सरफेस है यहाँ से फोर्स आएगा, तो एक फोर्स इस तरफ आएगा से एन एक्स, एक फोर्स यहाँ से आएगा से एन वाई। इसके अलावा इसका वेट भी होगा नीचे। तो हमें क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब। तो जो स्फीयर है वो क्यूब पे कितना फोर्स लगाएगा। तो अगर क्यूब स्फीयर के ऊपर एन एक्स और एन वाई लगा रहे हैं, तो फिर बदले में जो स्फीयर है वो भी क्यूब के ऊपर एन एक्स और एन वाई लगाएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो अगर ये क्यूब है, तो फिर जो स्फीयर है वो क्यूब पे यहाँ पे एन एक्स लगाएगा और यहाँ पे एन वाई लगाएगा ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। तो फिर हमने इसकी वैल्यू बतानी है अभी, ठीक है। अब जो ये स्फीयर है इसके लिए इक्वेशन लिखो भी। इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है 5 और हॉरिजॉन्टल में फोर्स है एन एक्स। तो अप्लाई दिस इक्वेशन, एफ इक्वल टू एम ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एफ एक्स यहाँ पे एन एक्स हो गया, मास 2 kg, और जो ए एक्स है वो 5 हो जाएगा भी, तो 10 न्यूटन आ गया भी। अप्लाई द सेम इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो भी एफ वाई नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आएगा एन वाई माइनस एम जी इक्वल टू एम ए।
तो एन वाई आ जाएगा एम जी प्लस एम में। एम की वैल्यू मतलब ए वाई आएगा यहाँ पे, और ए वाई यहाँ पे 2 के बराबर है। तो ये 24 आ जाएगा भाई। तो फिर एन एक्स 10 न्यूटन, एन वाई 24 यहाँ पे रख दोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 26। ठीक है भी, ऐसे ही करा भी। ठीक है भी। एक ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, 23rd। क्वेश्चन नंबर 23। Two identical small particles, each of mass m, are connected by a light inextensible string on a smooth floor. तो अभी ये एक स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है जो ए और बी को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसकी लेंथ है एल, और इसके मिड पॉइंट पे हमने एक फोर्स लगाना शुरू किया एफ। तो the acceleration of each mass towards each other when angle AOB becomes 60 डिग्री। तो जब ऐसे फोर्स लगाओगे भी तो ये स्ट्रिंग बीच में से बेंड हो जाएगी, यानी स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, देखो। तो किसी टाइम पे ये एंगल 60 डिग्री हो गया भाई जैसे। तो फिर इस टाइम पे ये बताना है कि इनकी एक्सेलरेशन एक दूसरे की तरफ कितनी होगी। तो देखो ये एंगल 30-30 हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर इनका हम एफबीडी देखें, जैसे अगर ए वाले को देखें तो ए पे टेंशन टी यहाँ पे ऐसे लग रही होगी, और बी पे टेंशन टी ऐसे लग रही होगी। टेंशन दोनों तरफ सेम ही होगी क्योंकि एंगल सेम है दोनों का। तो फिर जिस तरफ फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी उस तरफ होगी। तो फिर जो पार्टिकल ए है इसमें एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगी, और बी में एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगी। तो फिर हमने ये बताना है कि ए का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, या फिर इस ए का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, वो सेम ही होगा क्योंकि ये एंगल अगर 60 होगा तो फिर ए का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस 60। तो फिर हमने ए कोस 60 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कोस 60, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ए कोस 60 होगा भी। हाँ जी।
तो पहले भी आप इस पॉइंट का डायग्राम बना के टेंशन निकाल लो। इस पॉइंट पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, पॉइंट ओ का डायग्राम। ये एंगल 30-30, तो टी का इस तरफ कंपोनेंट टी cos 30 और इस टी का भी इस तरफ टी cos 30, तो कितना हो जाएगा ये 2t cos 30 और टी sin 30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन बैलेंसिंग द फोर्सेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल आल्सो, F equal to 2t cos 30। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी F/√3। और फिर अगर हम किसी एक का एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन आएगा टेंशन अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा टेंशन अपॉन मास, यानी F/√3m। और फिर a cos 60 आ जाएगा a/2, यानी इसका हाफ हो जाएगा। तो ए आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी ठीक है, समझ आ गई है। यस सर। A machine gun is mounted on a 2000 kg कार। जैसे मान लो ये कोई कार है एक, जिसका मास है 2000 kg, और इस पे कोई एक मशीन गन हमने माउंट करी हुई है। At some instant the gun fires bullets of masses 10 ग्राम। तो ये 10-10 ग्राम की बुलेट्स फायर कर रही है with a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। The number of bullets fired per second is 10. The average thrust due to ejected bullets on the system। तो एक सेकंड में 10 बुलेट्स फायर कर रही है ये, इसको यू मान लो। तो देखो जब एक बुलेट निकलेगी तो उसको जो मोमेंटम मिलेगा इसको m इंटू यू, एक बुलेट को। और एक सेकंड में अगर 10 बुलेट्स निकल रही हैं तो फिर 10 बुलेट्स को मोमेंटम मिलेगा एक सेकंड में एन एम यू। ठीक है, अगर n बुलेट्स निकल रही हैं तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम मिलेगा वो हो जाएगा एन एम यू। और ये मोमेंटम अपॉन टाइम, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर है ये, तो मोमेंटम अपॉन टाइम ये फोर्स होता है। तो फिर फोर्स कितना हो जाएगा एन एम यू। ठीक है जी। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 10, मास 10 ग्राम और वेलोसिटी 500, तो 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा इसको। हाँ जी, और कोई डाउट भी? सर क्वेश्चन 13। 13। हाँ जी सर। हम्म A particle of mass m is made to move with uniform speed v naught along the perimeter of a regular hexagon। तो ये कोई हेक्सागन है जैसे,
और एक पार्टिकल इसके पेरीमीटर के अलोंग मूव कर रहे हैं, यानी ऐसे जा रहे हैं। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ले सेंटर है अगर इसका, तो ये सर्कल आर के रेडियस के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी एक ऐसे सर्कल ड्रा करें अगर हम, तो सर्कल के अंदर बनी हुई है ये। तो जिसकी रेडियस है ये आर, ठीक है। The magnitude of the impulse applied on the particle at each corner, तो देखो जब भी पार्टिकल कॉर्नर पे पहुंचेगा, यहाँ पे मान लो, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, यानी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो फिर उस पर इम्पल्स लगेगा। ये वाला एंगल कितना होगा जी? ये वाला एंगल, अभी कैन यू टेल व्हाट विल बी दिस एंगल? हाँ जी, ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ जरा। सर 60 डिग्री। हाँ, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो हेक्सागन है बीच में, ये सारी साइड सेम होती है, क्योंकि ये एंगल कितना होगा हेक्सागन में, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये सारे एंगल भी कितने कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा। तो फिर हमने भी सब्जेक्टिव असाइनमेंट में ये क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भी ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, आप देखो। तो इसमें कितना आया था चेंज इन मोमेंटम, तो इसका आंसर आया था जैसे 2 mv sin थीटा बाई 2, ये आंसर आया था भी इसका। और थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, थीटा इस केस में है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई अपॉन 3, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, 2 mv0 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 आ जाएगा पाई अपॉन 6, तो भी ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई? हाँ जी सर। यस सर। तो वो आप रिवाइज कर लेना, वो हमने कैसे किया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे करा था, ये एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ जी, और बताओ भी इसके बाद। सर क्वेश्चन 17। 17, ओके। A rocket of initial mass m naught तो जैसे भी कोई रॉकेट है जिसका शुरू में मास है m0, discharges a jet of gases of mean density rho and area a, तो ये एरिया ए मान लो कि इसका ये वाला एरिया, तो यहाँ से वो गैसेज इमिट कर रहे हैं, और गैसेज की डेंसिटी रो दे रखी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ
v ऑफ फ्यूल गैस, तो कितनी स्पीड से गैस बाहर निकलेंगी ताकि ये रॉकेट ऊपर उठ सके, विच enables the rocket to rise vertically above। ठीक है जी। तो देखो जब गैसें जैसे बाहर निकलती हैं तो अब थ्रस्ट फोर्स कितना होता है जी? तो अब थ्रस्ट फोर्स होता है v रिलेटिव इंटू dm/dt, ये हमने किया था अभी। और ये अगर रॉकेट के वेट से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो फिर रॉकेट ऊपर उठ सकता है अभी। ठीक है, रॉकेट का वेट नीचे लगेगा m0g, तो अगर इस पे जो अब थ्रस्ट है वो इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा जस्ट, तो फिर रॉकेट ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो वी रिलेटिव हमें दे रखा है v यहाँ पे। अब dm/dt कितना आएगा v यहाँ पे? तो dm/dt की वैल्यू अगर निकल गई तो यहाँ पुट करके फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब dm/dt कैसे निकालोगे भी इसमें? हाँ जी, तो dm/dt होता है भी यूनिट टाइम में कितना मास से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड v है गैसेस की तो टाइम t में जो लेंथ बाहर आएगी गैसेस की, तो कितनी लेंथ बाहर आ जाएगी? लेंथ ऑफ गैसेस that comes out in time t, तो वो लेंथ हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है जी, और फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम जो बाहर आएगा, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। हाँ जी, वॉल्यूम कितना बाहर आएगा? ए वी टी। ठीक है जी, और फिर मास कितना हो जाएगा जो बाहर आएगा टाइम टी में? तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और फिर जो मास से बाहर आएगा पर यूनिट टाइम यानी m/t, ये हो जाएगा रो ए वी। तो फिर ये बेसिकली हो जाएगा dm/dt। ठीक है जी, तो dm/dt यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, कि इतना मास पर यूनिट टाइम बाहर आएगा। तो dm/dt की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा भी m0g/ρ a। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी √m0g/ρ a। तो अभी क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, फिर ट्राई अपने यहाँ भी करना। A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand। तो मान लो जैसे ये हमारा हैंड है भी, और हमारे हैंड में ये बॉल है जिसका मास है 0.2 kg। तो हमने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका भी। If the hand moves 0.2 meter while applying the force, तो देखो जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो कुछ टाइम तक तो ये बॉल हमारे हाथ के कांटेक्ट में रहेगी। तो मान लो यहाँ तक हमारे वो हैंड के कांटेक्ट में थी, उसके बाद फिर वो बॉल ऊपर निकल गई। The ball leaves the contact with our hand
तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये दे रखी है कितनी, 0.2 मीटर। और मान लो जब बॉल हमारे हाथ से निकली तो स्पीड यू से निकलती है अभी, और उसके बाद वो 2 मीटर की हाइट तक ऊपर जाती है। उसको इतनी स्पीड मिल जाती है बॉल को कि ये फिर 2 मीटर की हाइट तक जाती है। तो मान लो यहाँ तक जाती है अभी, सो दिस हाइट इज 2 मीटर। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हमने फिर बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा अपने हाथ से, उसकी वैल्यू बतानी है अभी, ठीक है ना। जब बॉल ऊपर जा रही होगी ऐसे, जब कहीं बीच में होगी, तो अपने हाथ से हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे होंगे, से एफ। तो इस एफ की वैल्यू आपने बतानी है इस क्वेश्चन में क्या होगी। ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है। कैसे करा अभी? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले तो लगाई सर 2 मीटर के लिए, सर उससे यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। एक मिनट, और मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो पहले आपने ए से बी लगा दी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, तो वी तो 0 है, यू निकालना है, एक्सेलरेशन माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट 2। तो यहाँ से यू स्क्वायर 40 आ गया, ठीक है। इसके बाद भी सर सेम इक्वेशन यूज करी सर जब हैंड में थी सर 0.2 मीटर के लिए। तो ये पॉइंट हम सी मान लेते हैं, तो सी से ए के लिए फिर से इक्वेशन लगा दी है वाली आपने, ठीक है। यस सर, उसमें ए वाली जो वैल्यू थी सर हमने वो रखी जिस जो एक्सेलरेशन उसने प्रोवाइड करी थी हैंड से सर, उसकी वैल्यू आ गई मान लो हमने 100 इसको मीटर। एक्सेलरेशन ए दी इसको, सी से ए की मोशन में, तो फिर शुरू में तो वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे पॉइंट सी पे, और फाइनल यू के बराबर होगी, तो यू स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2a, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0.2, ठीक है जी। और यू स्क्वायर की वैल्यू 40 है, और ये कितना आएगा 0.4a, तो ए कितना आ गया अभी यहाँ से 100 आ जाएगा अभी A। यस सर। सर इसके फिर बाद बॉल का एक मिनट, अब बाकी लोगों को करने दो, इसके बाद बाकी लोग करो भी, इसको कैसे होगा इसके बाद में बताना भी, ठीक है। सर मेरा तो हो गया था। हो गया, चलो एक बार करने दो सबको। यस सर। अगर हम इसका बॉल का एबीडी बनाए यहाँ पे, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स एफ लग रहा होगा जो हम लगा रहे हैं, और नीचे इसका वेट एम जी हो गया, और एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ई, ठीक है भी। तो यहाँ से एफ कितना आएगा, एम जी प्लस ए। अब वैल्यू पुट कर दो भी, तो 22 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी, ऐसे ही करा भी है। चलो इसके बाद और कोई डाउट इसमें भी? नो सर।